हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जीव का केमिस्ट्री क्लासेस प्रसिद्ध है तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपने अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन के लिए। और अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन में इस बार कुछ विलम्ब हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, बट इसकी वजह ये थी कि मेरी माताजी का निधन हो गया था, इसलिए उस कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। बट हम लोग आज जो है फिर से एक नई एनर्जी के साथ सेट नंबर 5 लेकर आए, सेट नंबर 5 लेकर आए हैं जिसका नाम है जीएल। सेट नंबर 5 जीएल लेकर आए हैं और सेट नंबर 5 का सलूशन आज हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है ना। सेट नंबर 5 का सलूशन बहुत जल्द हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, बहुत जल्दी तैयार करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंचते रहे और आप घर बैठे फ्री में सॉरी अनसॉल्व पेपर और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें फ्री में। आप भी पढ़ें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, क्या, अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन सीरीज सेट नंबर 5। है ना, सेट नंबर 5 क्या है? सेट नंबर 5 तो हम लोग बहुत जल्द सामने आपके लेके आने वाले हैं। तो चलिए, सेट नंबर 5 2022 347 जीएल। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो चैप्टर सॉलिड स्टेट से है, जो कि चैप्टर आपका हटा दिया गया है। द वैल्यू ऑफ मोलरिटी फॉर प्योर वाटर, इसका सेकंड है, जो फर्स्ट का बी है, उसने कहा द वैल्यू ऑफ मोलरिटी फॉर प्योर वाटर इज, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट सही है 55.6। ऐसा कैसे हुआ, आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की वॉल्यूम और मास दोनों इक्वल होते हैं। तो लेट द मास ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा। सपोज दैट हमने 100 ग्राम ले लिया, कितना लिया हमने, 100 ग्राम वैल्यू ले लिया। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू 100 ml हो जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w हमारा कितना है, ये हमारा 100 ग्राम है, इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m 100 ml है, और सॉरी m मॉलिकुलर मास है जो कि 18 होता है वाटर का, और ये 100 होता है। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1000 अपॉन 18 का डिवाइड करेंगे तो 1000 में 18 5 जा 90, 10 बचा, फिर से 100, 18 5 जा 90, फिर 10 बच जाएगा, पॉइंट लगाया, फिर 555, तो जिसको हम लोग 555.6 कह सकते हैं। 1 के सी की बात करें तो 1 का जो सी है उसमें क्या कहा जा रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एओ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आफ्टर टी कंसंट्रेशन इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, आरएनएस इक्वेशन से लिया गया है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। 1 के डी की बात करें तो on nitration in the presence of sulfuric acid, benzaldehyde forms
आर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इसका फर्स्ट नहीं, मेटा, थर्ड ऑप्शन है मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। कैसे होगा, आइए तो मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, CHO जोड़ दिया, इसका नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटाडेसिक होता है, ये प्लस H, ये बन गया मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। फर्स्ट के ई की बात करें, फर्स्ट के ई में कह रहा द रिएक्शन यूज टू टेस्ट प्राइमरी एमाइन इज, द रिएक्शन इज यूज टू फर्स्ट प्राइमरी एमाइंस। इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन कार्बल एमाइन रिएक्शन। 1 के एफ की बात करें, द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, कौन सा होता है, तो इसका कौन सा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, लैक्टोज शुगर। तो इस आधार पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस बेस पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, सेकंड क्वेश्चन पर। कितने पर चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। सेकंड का ए, रिलेटिव, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये कह रहा है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो कि द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द वेपर, the ratio of the vapor pressure, the ratio of the vapor pressure of a solution of a solution, the ratio of the vapor pressure of a solution and the vapor pressure of solvent and the vapor pressure of solvent, vapor pressure of solvent is called relative lowering of is called relative lowering of vapor pressure. The ratio of the vapor pressure of a solution and the vapor pressure of solvent is called relative lowering of vapor pressure. तो हमारा फॉर्मूला बनता है क्या, relative lowering of vapor pressure is equal to P minus PS upon P। अदरवाइज कह सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा P अपॉन P, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसी में जोड़ दिया है कि इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि डिराइव द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस राउल्ट्स लॉ फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ में क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या कहा गया कि the relative lowering of vapor pressure is equal to the
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस बेस पर अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा बनता है राउल्ट्स फॉर्मूला। वी हैव स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। तो फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, for a dilute solution, for a dilute solution, then n will be in place of small n plus capital N। तो फॉर्मूला यानी अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो n प्लस एन की जगह पर n यूज होगा, तो फॉर्मूला बनता है P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू। तो अगर हम स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो P माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है राउल्ट्स लॉ का। जो एक्सप्रेशन पूछा गया था तो इससे हमारा सेकंड का ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर का ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड नंबर का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग 2 के सी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी को कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए हम लोग इसको रफ कर देंगे। आपने नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड का बी, सेकंड के बी में कहा गया है कि रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारी रिएक्शन है Zn सॉलिड प्लस CO2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन 0.1 m, रिवर्स इक्वेशन CO सॉलिड, तो ये O छोटा होगा वरना कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, प्लस Zn2 प्लस और कंसंट्रेशन होगी 0.01 m। ये रिएक्शन है, ठीक है। और इसी में कैलकुलेट ई सेल हमको फाइंड करना है और ई नॉट सेल जो है वो दिया गया है 0.48 वोल्ट, ये वैल्यू हमको प्रेजेंट की गई। तो हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पिछले कई उसमें करवा चुके। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस अपॉन CO2 प्लस, Zn2 प्लस अपॉन CO2 प्लस, ये हमारा इक्वेशन बनता है। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.48, है ना, प्लस में वैल्यू है कोई बात नहीं, माइनस 0.0591, एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग Zn की वैल्यू आ गई 0.01, ठीक है, अपॉन और इसकी वैल्यू आ गई CO की 0.1, ये दोनों का कंसंट्रेशन हो जाता है। अब 0.48 माइनस 0.2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 5 लॉग
यहां से अगर हम पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये हटाया 0, 1/10, तो 0.48 माइनस 0.02955 लॉग, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो 0.48 माइनस 0.02955 और इंटू हो जाएगा -1 लॉग 10। तो 0.48 माइनस 0.02955 इंटू -1 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये माइनस माइनस आपका क्या करेगा, प्लस कर देगा, 0.48 प्लस अब 1 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा, तो 0.02955। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 555987 और 426, सॉरी, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0.02955 और पॉइंट के 48 ऐसा ऐड करना, तो 5598 और 415 0.50955 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसे हम सॉर्ट करना चाहें तो 0.51, इतना डिजिट को हमने छोड़ दिया, 51 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार सेकंड का बी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी पर चलते हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। थर्ड का एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, तो थर्ड का जो ए है ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। थर्ड की ए बी, थर्ड का बी का फर्स्ट, थर्ड के बी का फर्स्ट पार्ट, थ्रो नाइट्रोजन सोर्स +5 ऑक्सीडेशन, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। और बी का जो सेकेंड पार्ट है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इतना हमने क्या किया, रिलीज कर दिया। थर्ड का सी एक्सप्लेन विद एग्जांपल सेंट्रल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कर दिया सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये साफ करना होगा, क्योंकि जगह तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और हम थर्ड के सी पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, थर्ड का सी में क्या कह दिया है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल सेंट्रल एटम, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल एटम और सॉल्व करते हैं। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स द मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, in coordinate compounds the metal atom which affixed the metal atom या फिर आयंस हो सकता है, which the fixed number of molecules attached by coordinate bond, in coordinate compounds the metal atom ion which the fixed number of molecules या फिर ions हो सकते हैं attached by coordinate bond is known as central atom, is known as central atom। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल की बात की जाए तो सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, इसको हम लोग कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है ये? पोटेशियम फेरो। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो FeCN CN 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 और CN के 6 थे, तो सेंट्रल एटम Fe है। कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ? 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। और कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो सेंट्रल एटम है वो फिक्स होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। अब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है वो उसकी वो सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? Fe है। अब बात करते हैं, इसी में उसने जोड़ दिया है, इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें डिफाइन करना होगा। तो हेडिंग डाल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, इसी एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the number of, yeah भाई number, it is defined as the number of coordinate bonds formed with number of coordinate bonds forms. It is defined as the number of coordinate bonds formed with the central metal, formed with the central atom, formed with the central atom ion by the, एटम को हम आयन क्या हो सकता है? by the ligands, by the ligands. It is defined as the number of coordinate bond formed with the central atom. Central atom कितने coordinate bonds ligand के साथ बनाता है, कितने coordinate bond form करता है, that is the number of called coordination number, called coordination number, coordination number. फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल CONH3 का, CONH3 का होल 6 3 माइनस, ये दिया है 3 प्लस, सॉरी। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर्स इक्वल टू क्या बनेगा? सेंट्रल एटम 1, लिगेंड कितने हैं? 6, इक्वल टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए। ठीक है ना। तो थर्ड का सी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, थर्ड के डी की ओर कंप्लीट करना है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है बोर्ड को साफ करना होगा। आपने कॉपी कर लिया होगा, तो हम लोग पहुंचेंगे अब कहां पर? न्यूक्लिक एसिड पर। आप लोग कॉपी करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड का सी कह रहा है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, सॉरी थर्ड का सी नहीं, थर्ड का डी। न्यूक्लिक एसिड, तो इसे क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर,
nucleic acids are long chain polymer। लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, बहुत लंबी सीरीज को बनाने वाले होते हैं, जिसमें हजारों थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स अपीयर होते हैं, जुड़े होते हैं, तब जाकर के एक पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होता है। ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दे प्ले ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स they play they play an important role an important role in so nucleic acids are long chain polymer of nucleotides. They play an important role in transmission of heredity characters, transmission of heredity characters। हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन करते हैं वन जनरेशन फ्रॉम अदर जनरेशंस। एंड बायोसिंथेसिस ऑफ एंड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। गिव वन एग्जांपल, ठीक है हमने दे दिया। व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन इट्स हाइड्रोलाइसिस। अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसके बारे में लिखते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट hydrolysis, the product obtained from complete hydrolysis of nucleic acids are nucleic acids are क्या देते हैं भैया? एक तो आपका पेंटोज शुगर हो जाएगा, है ना, एक तो पेंटोज शुगर मिलता है, दूसरा क्या मिलेगा आपको? फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, एंड नाइट्रोजनस बेस ऑब्टेन होती है। ये हमें हाइड्रोलिसिस अगर करवाते हैं तो ये हमें कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। थर्ड का ये डिफाइन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर चलते हैं, तो इसको हमने साफ करना होगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी हमें सेटअप करवाने पड़ेंगे। थोड़ा सा डिलेट हो गया कुछ घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कहता है? कह रहा है डिफाइन कोलराउस लॉ।
फोर्थ का ए, डिफाइन कोलराउस लॉ, KOHLRAUSCH लॉ। Define Kohlrauss law. How is dissociation constant of weak acid and determined from it? According to this law, inverted comma, क्या कहते हैं कि the equivalent conductivity of the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the at infinite dilution is the equivalent conductivity of the electrolyte at infinite dilution. infinite dilution का मतलब होता है हमारे पास 1000 लीटर वाटर है और उसमें हमने 250 ग्राम शुगर को डाल दिया और शुगर सोल्यूशन तैयार कर लिया, तो क्या कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, वो मीठा होगा ही नहीं। बट आपने 250 ग्राम उसमें शुगर डाला है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट डायल्यूशन। क्या कहेंगे? इन्फिनाइट डायल्यूशन। Electrolyte at infinite dilution is the sum of the two values, of the two values, one depending upon the cations, one depending upon the cations, and the other upon the anions, ये हो जाता है, ये हमारा बनता है। तो कोई वीक इलेक्ट्रो, और ये जो लॉस दिया गया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही दिया गया है। उसकी इन्फिनाइट डायल्यूशन पर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इन्फिनाइट इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट कैटायंस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट एनायंस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसकी इन्फिनाइट डायल्यूशन को कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इन्फिनाइट कैटायंस में हाइड्रोजन प्लस आएगा प्लस लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस में, ये बन जाएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेशन, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस बेस पे फोर्थ का ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग चलने वाले हैं फोर्थ के बी पर। फोर्थ का बी कह रहा है हाउ आर कोलाइडल पार्टिकल्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ईच ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारा सिलेबस से आउट ऑफ हो चुका है। हम लोग फोर्थ के सी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, फोर्थ के सी की ओर। तो ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अब हम लोग फोर्थ के सी का फर्स्ट कह रहा है एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर 273 टू 68 केल्विन। एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से, ठीक है ना। तो एनिलीन मतलब NH2, इसे रिएक्ट करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ में। तो
नाइट्रस एसिड के लिए क्या करेंगे, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, HNO2 बन जाता है प्लस NaCl हो जाता है, ये नाइट्रस एसिड ऑब्टेन होता है। तो नाइट्रस एसिड चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड्स होता है इसलिए इसको लेकर के नहीं चलते, हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से नाइट्रस एसिड बन जाता है और इसको हमें कंप्लीट करना है 273 टू 268 केल्विन। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो डाईएजोनियम साल्ट ऑब्टेन हो जाता है, क्या ऑब्टेन होता है, डाईएजोनियम साल्ट, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, ये हमें ऑब्टेन हो जाता है। और अगर देखें तो NaCl बाहर हो जाएगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा प्लस NaCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, ये चीजें हमारी बाहर हो जाती है, एनिलीन रिएक्ट विद ये आ जाएगा। आगे बात करें तो अभी हमारा नीचे जगह खाली है तो हम इसके सेकंड पार्ट पर भी चल सकते हैं, फोर्थ के सी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। एनिलीन इज ब्रोमिनेटेड, एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 3Br2 ले लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, 3Br2, Br के 3 मॉलिक्यूल्स लिए, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन हो जाएगा, NH2 है, Br Br Br, इसका नाम होगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्लस 3HBr, ये हमारा फोर्थ का सी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं फोर्थ के डी पर। आप लोग कॉपी करें, तब तक हमें पहुंचना है फोर्थ के डी पर। आइए हम इसको साफ कर देते हैं, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। प्लीज चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो को पूरा देखें, सॉल्यूशन करके देखें, सॉल्यूशन को सॉल्व करके देखें, कोई भी अनसॉल्व हो तभी आपको सफलता हाथ में लगेगी। हमारा क्वेश्चन कह रहा था फोर्थ का डी, फोर्थ के ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्लासिफाई प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स क्या है कि कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक molecules. Proteins are complex nitrogenous organic molecules which are essential for growth, which are essential for ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, इसेंशियल होते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, एंड मेंटेनेंस of the
बॉडी और शरीर की मरम्मत के लिए, है ना। कहीं पर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं, चोट लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, proteins are the polymers of proteins are the polymers, proteins are the polymers of alpha amino acids, polymers of the अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, which are linked by peptide bond, which are linked by पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये तो होती है प्रोटीन। अब इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री ऑफ क्लासिफाइंग, तो लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड, proteins are classified, proteins are classified in two categories, in two categories. नंबर ए, फर्स्ट पर हम लोग हेडिंग डालते हैं फाइब्रस प्रोटीन, fibrous protein. They have thread-like structure. They have thread-like structure. They have thread-like structure in which polypeptide chain, in which polypeptide chain, in which polypeptide chain run parallel and are held, run parallel, are held. They have thread-like structure in which polypeptide chain run parallel and are and are and are held together by hydrogen bonds, together by hydrogen bond, together by hydrogen bond. These proteins are insoluble in water. These proteins are insoluble in water. ऐसी प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है वाटर में, फॉर एग्जाम्पल केरोटीन एंड मायोसिन, केरोटीन एंड मायोसिन। सेकेंड पे आता है जो बी नंबर है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करते हैं कि दे हैव स्फेरिकल शेप, दे हैव spherical shape, they have spherical shape structure with which results when the structure which results
which results when the chains of polypeptide, when the chains of polypeptide, when the chains of polypeptide coil coil around, these are soluble in water. These are soluble इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जाम्पल है इंसुलिन, है इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स अंडे की होती है, एग में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ का डी भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फोर्थ के डी के बाद हम लोग आगे कहां बढ़ेंगे? 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं। मार्कर को रिचार्ज करना पड़ता है भैया, बार बार जरूरत पड़ती है उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा, हम इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कह रहा है इन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें स्मॉल w हमारा 12 ग्राम हो जाएगा। आगे कहा गया मॉलिक्यूलर वेट 180, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है m इक्वल टू 180 हो जाएगा। डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास जो है वो 100 ग्राम दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज, बॉइलिंग पॉइंट दिया है जिसके लिए हमें डेल्टा टी भी फाइंड करना होगा। 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू पॉइंट का 34 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब कि के बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, के बी हमको फाइंड करना है। तो के बी जब हमको फाइंड करना है तो हम के बी को फाइंड करेंगे भाई। तो हमारा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। हमें फाइंड करना है के बी, तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। चलिए वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू है 180, डेल्टा टी बी आ गया पॉइंट का 34, कैपिटल W हमारा हो गया है 100 ग्राम्स अपॉन स्मॉल w हमारा आया है 12 ग्राम्स। 20 से 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, पॉइंट का 17 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट का 51 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल और बड़ी ही आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट हो गया। 5 का बी, define activation energy velocity constant for the define activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, आप लोग कॉपी करें। फिर हम लोग 5 के बी पर चलते हैं।
साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको साफ कर देते हैं। फिफ्थ का बी, फिफ्थ के बी की बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, हेडिंग डालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed, the minimum amount of energy absorbed by the reactant molecules, by the reactant molecules so that their energy becomes, so that their energy becomes equal to threshold value, equal to threshold value is called activation energy. It is represented, it is by EA, activation. The minimum amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए उसके पास जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसी में क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स को जोड़ रखा है, कहा है कि एलिसिटी कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन एट 400 केल्विन टू 600 केल्विन आर 0.0। तो इसमें हम लोग क्या वैल्यू नोट करते हैं कि K1 इज इक्वल टू K1 = 0.02 सेकेंड इनवर्स और K2 = 0.08 सेकेंड इनवर्स। ये हमारी K1 और K2 की वैल्यू दी गई है। टेम्परेचर हमारा T1 = 400 केल्विन टू T2 = 600 केल्विन, इतना दिया गया है। R की वैल्यू हमको अपनी इसमें दी गई है, हाँ R की वैल्यू भी दी गई है। R = 8.314 जूल केल्विन पर मोल। और log 4 की भी वैल्यू दी गई है, पॉइंट का 6.60 ही दिया गया है, 2 ही डिजिट दिए गए हैं। और आपसे क्या फाइंड करवा रहे हैं भैया? हम लोग EA फाइंड करेंगे। तो EA इक्वल टू क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्या करेंगे भाई? log 0.08 अपॉन 0.02 EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और T2 है 600 माइनस 400 अपॉन
400 इंटू 600, ये दोनों पॉइंट से पॉइंट 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा log 4 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और इंटू ये आ जाएगा 200, इन दोनों का माइनस, अपॉन 400 इंटू 600। log 4 की वैल्यू पॉइंट का 60 हमने रख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 200 अपॉन 400 इंटू 600। फाइंड आउट करना है हमको ई ए, तो अगर हम ई ए इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको अपॉन 1 मान लो तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा कितना, पॉइंट के 60 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू 600 अपॉन 200। 200 से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 आ जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, ई ए इक्वल टू 0.60 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2 इंटू 600, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। आपके लिए छोड़ दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। हम लोग आगे चलने वाले हैं, आप लोग कॉपी करो। हम लोग चलने वाले हैं 5th के सी पर। कह रहा है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बहुत कुछ पूछ दिया है एक ही क्वेश्चन में। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का सी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या लिखते हैं कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स इन विच last electron, those elements in which last electron enters in the d subcell, enters in the d subcell, enters in the d subcell। कहां पर एंटर होता है, d subcell में एंटर्स होता है, in the d subcell or d subcell of penultimate cell। पेनल्टीमेट सेल, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं n-1 डी, कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसी में क्या ऐड किया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बताना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज,
तो हेडिंग डाल दिया हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या लिख सकते हैं कि मोस्टली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। मोस्टली द डी ब्लॉक elements are paramagnetic. Mostly the d block elements are paramagnetic in nature due to paramagnetic in nature due to the presence of unpaired electrons in the outermost shell. या फिर यहां लिख सकते हैं क्या, इन द डी ऑर्बिटल्स। इनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पैरामैग्नेटिक नेचर को हम लोग नोट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 Bm बोर मैग्नेट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है, और Bm इसकी यूनिट हो जाती है, जिसे हम म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से हमारा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। इसी में जोड़ दिया है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस भी बनाते हैं। तो COLOURED कलर्ड आयंस अगली हेडिंग होगी। कलर्ड आयंस के बारे में बताते हैं। तो कलर्ड आयंस क्या कहते हैं कि डी ब्लॉक कैटायंस एंड दीज साल्ट आर कलर्ड इन नेचर। डी ब्लॉक आयंस, डी ब्लॉक आयंस जो होते हैं एंड साल्ट्स, आयंस हो या फिर इनके साल्ट्स हो, डी ब्लॉक आयंस हो या फिर इनके साल्ट हो, आर कलर्ड इन नेचर, आर कलर्ड इन नेचर, कलर्ड होते हैं, फुल स्टॉप, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, because the presence of unpaired electrons, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, इनकी अभी आउटर सेल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ही ये कलर्ड आयंस या फिर इनके जो सॉल्ट होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं। The main reason for color formation, the main reason for color formation, ऐसा क्यों करते हैं, इनका मुख्य कारण क्या है जो ये कलर फॉर्मेशन बनाते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल्स, of electron from the d orbitals to another called dd transition, dd transition।
नेक्स्ट बात क्या करते हैं, इसी में एक चीज और जोड़ी है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटायंस ट्रांजिशन मेटल cations due to small size of transition metal cations, high effective nuclear charge, high effective high effective nuclear charge and availability of and availability of d vacant d orbital ड्यू टू स्मॉल। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनका साइज स्मॉल होता है, मेटल होते हैं और मेटल ऑलरेडी कैटायंस ही बनाते हैं, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर, और साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग फॉर बॉन्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो ए टेंडेंसी transition show a tendency transition elements show a tendency to form complex compound to form complex ions। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 के सी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचता है 5 का डी, जिसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग 5 के डी की ओर आगे बढ़ते हैं और ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग 5th के डी पर चलते हैं। अपना वर्क कंटिन्यू रहना चाहिए। 5वें का डी का फर्स्ट पार्ट, द राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें पहला दिया गया एक्स K3 Fe C2O4 का होल थ्राइस। इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन पार्ट हमारा पोटेशियम है, लिगेंड हमारा C2O4 यानी कि ऑक्जेलेट है और इसके ट्राई है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो हो जाएगा। और सेंट्रल मेटल जो है वो आयरन है, फेरस है, बट ये निगेटिव होता है तो फरेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3rd आएगी, तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो सॉरी फरेट 3rd। ये इसी का जो सेकंड पार्ट दिया गया है, यानी कि वाई नंबर पे दिया गया है, वाई है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस, ये दिया गया है।
तो इसका जो नेम होगा वो नेम बन जाएगा डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। फिफ्थ के डी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फाउंड, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईच आइसोमर। तो ये जो है 7 टाइप्स की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और प्रत्येक का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये एक लंबा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना।
आइए इसी के बाद इसी में जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हम जो लोग चल रहे हैं 6 के बी का, और नहीं 6 के बी का सेकेंड पार्ट का हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हेन benzene and other aromatic compounds, when benzene and other aromatic compounds, when benzene and other aromatic compounds react with alkyl halide, react with alkyl halide, जब बेंजीन या फिर अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब बेंजीन या फिर अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन, टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन ले लिया प्लस एल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस किया टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन प्लस HCl, टॉलुइन बन जाएगा टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। ठीक है ना, क्या बन जाता है, एल्काइल बेंजीन। इसी क्वेश्चन में अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कोल्वे रिएक्शन और इसी में जुड़ी हुई है कोल्वे रिएक्शन। व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट विद, व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड react, when sodium phenoxide react with, when sodium phenoxide react with CO2 at 120 to 140 degree Celsius, CO2 at 120 to 140 degree Celsius, and high pressure to form, and high pressure to form, and high pressure to form salicylate, which is to form salicylate, which is salicylate form होता है which is treated with HCl to form, which is treated with HCl, जब इसको ट्रीट करते हैं HCl के साथ टू फॉर्म आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, टू फॉर्म आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और सैलिसिलिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फेनॉक्साइड ONA, ये सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2, किसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ करता है, 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है टू फॉर्म सैलिसिलेट, क्या बनाता है भैया, टू फॉर्म सैलिसिलेट, COO और OH, which is treated with HCl,
अब इसको ट्रीट किया गया है HCl के साथ, तो COOH और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड बनाता है, और माइनस का NaCl बाहर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से 6K का फिनस हमारा हो जाता है। अब हम लोग 6K के और पर चलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इसको साफ करना होगा। आप कॉपी करें। सिक्स के बी का और 6B और का फर्स्ट राइट IUPAC नेम्स ऑफ ऑल एल्कोहल्स एंड ईथर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। एक फॉर्मूला दिया गया C4H10O, और इसमें से कितने अल्कोहल बन सकते हैं और कितने ईथर बन सकते हैं। तो लिखते क्या है कि फर्स्ट कर लेते हैं IUPAC नेम्स ऑफ एल्कोहल्स। पहले एल्कोहल की बात करते हैं, कितने इसके आइसोमेरस में बनते हैं, आइसोमर बनते हैं, और उसी आइसोमर के बेस पर हम लोग इसके नामकरण करेंगे। फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH, नेम क्या होगा, ब्यूटेनॉल 1। सेकंड क्या बन सकता है, सेकंड आइसोमर क्या बन सकता है कि CH3 CH CH3 CH2OH हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। इसी का थर्ड पार्ट की बात करें, तीसरा क्या बन सकता है कि CH3 CHOH CH2 CH3, ये भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा क्या, ब्यूटेनॉल 2 नेम होगा इसका। फोर्थ की बात करें, फोर्थ कंडीशन पे क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3OH, ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2 2। अब इसी के में हम लिख सकते हैं कि IUPAC नेम्स ऑफ ईथर्स के कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो बनेगा वो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों तरफ एल्काइल हैलाइड समान है, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। और दूसरा इसका बन जाएगा CH3O CH2 CH3, ये हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। ये बन जाएंगे, IUPAC नेम हो जाएंगे। तो 6K के और का फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगा। 6K और का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड, 6K और का सेकंड, तो इसको हम लोग साफ करते हैं। आपने इसे कॉपी कर ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और का सेकंड कह रहा है कंपाउंड ए गिव्स ल्यूकास टेस्ट इन 5 मिनट्स। अभी हम लोगों ने ल्यूकास टेस्ट की बात की थी। ल्यूकास टेस्ट में कहा गया था कि जो 5 मिनट पर टर्बिडिटी देते हैं वो जो है सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं। तो कंपाउंड ए क्या होगा, जाहिर सी बात है सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो 6K का compound A on reaction with PbR3 forms compound B. Compound B react with benzene in the form compound C. Identify compounds A, B and C. Write the names and formulae
6 के बी का और सेकंड में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसको मैं इसका आंसर जो मैं है सेट नंबर 6 के शुरुआत में ही दे दूंगा। सेट नंबर 6 में आंसर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 के ए पर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, राइट द 7 के ए का फर्स्ट, राइट द नेम्स इन आईयूपीसी सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड दिया गया है CS3 का होल थ्राइस CH2Br। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा CS3C CS3 CS3 CH2 और Br। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 इसका नेम हो जाएगा 2,2 डाई मेथाइल 2,2 डाई मेथाइल सॉरी पहले तो आएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। और इसका जो अगला दिया गया है CS3C CH2 CHO CS3Cl, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 methyl ब्यूटेनल। इसका सेकेंड पार्ट है, कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल रिएक्शन ओनली क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन जो है हाइड्रोलाइज जब होता है, अच्छा इसका क्या है, अच्छा एक्स है, इसका सेकंड का एक्स। क्लोरोबेंजीन जो हाइड्रोलाइज होता है वो बेस की प्रेजेंस में होता है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, प्लस NaOH ले लेते हैं, हाइड्रोलाइज कराने के लिए H2O लेंगे, वाटर लेंगे और 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। इतने टेम्परेचर पर जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो फेनॉल इज ऑब्टेन, OH फेनॉल ऑब्टेन होता है। प्लस बात करें तो NaCl और प्लस वाटर। इसी का Y पार्ट जो है, Y क्या कहा गया है कि ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन यानी कि Br react with Mg in the presence of dry ether to form MgBr। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑप्टेन होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑप्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 का ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 7 के ए के और पर चलेंगे, उससे पहले हम इसको रफ कर देंगे। सेवन के ए का और 7 के ए का और राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, फ्रिटर क्राफ्ट रिएक्शन है ना। तो वुड रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन और फ्रिटर क्राफ्ट रिएक्शन ये आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, है ना। हर एक सेट में हो चुका है, इसलिए आपको पिछले सेटों से देख लेना, ठीक है, सेल्फ कर लेंगे। और अगर आंसर नहीं मिलता तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप हमें भेज देंगे। हम चलते हैं 7 के बी पर। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन फेनिल एथेनोइक एसिड फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल, फेनिल एथेनोइक एसिड फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल। तो 7 के बी का फर्स्ट बेंजिल एल्कोहल से आप ट्रेन करना है तो CH2OH, ये बेंजिल प्लस, है ना,
इसको रिएक्ट करवा देते हैं PCl5 के साथ। PCl5 है तो POCl3 और HCl निकल जाएगा, जाहिर सी बात है बेंजिल क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड, यानी कि CH2Cl माइनस कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। बेंजिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। बेंजिल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं KCN के साथ, तो CH2Cn ऑप्टेन होगा माइनस KCl हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, तो CH2COOH और माइनस NH3, ये बन जाएगा फेनिल एथेनोइक एसिड। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड क्या होगा? रिंग के ऊपर CHO लगा दिया, बेंजल्डिहाइड, इसको रिएक्ट करा देंगे HNO3 के साथ, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो कार्बोनिल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोस ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? मेटाडेसिक होता है, मेटा पोजीशन पर आ जाएगा और ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। फिर इसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा बेंजामाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के लिए क्या रखेंगे? COOH रखते हैं, इसको अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बन जाएगा COONH4, अमोनियम बेंजोएट बनता है ना, NH4 बनता है। अब इसको हीट कर देते हैं, इसको करेंगे हीट करेंगे तो माइनस का H2O बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा CONH2, ये हमारा बेंजामाइड हो जाता है। तो 7 के बी का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 7 के बी का कंप्लीट हो जाता है। और आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के बी का, और ये आप नोटबुक से करेंगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8533049772 पर, है ना, तो आपको इसका आंसर भेज दिया जाएगा 7 के बी का। और इसमें कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी आपको सेल्फ यानी नोटबुक से करना है, और नोटबुक आपके पास ऑलरेडी है। और यदि आपके पास इनके आंसर्स नहीं है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन और अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इसका आंसर सेंड कर देंगे, ठीक है ना। हम आपको इसका नंबर, इसका आंसर सेंड कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 5 347 GL कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 पर। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ल्यूकास टेस्ट वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम यानी अगले सेट में सबसे पहले 5 का आंसर दिया जाएगा, उसके बाद में सेकंड का आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। बट एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन। और बेटा पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको रिजल्ट 90+ लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। विदाउट पढ़ाई के कोई एग्जाम पास नहीं होता, ये आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मिलते हैं अगले सेट में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।